कई बार होता है कि पेट में कैंसर है और उसका प्रेजेंटेशन आएगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड यहाँ पे गांठ बढ़ा हुआ है, मीन्स हेमोग्लोबिन भी घट गया, आरबीसी भी घट गया, प्लेटलेट भी घट गया, उसके बाद से आपको डब्ल्यूबीसी भी घट गया। उसमें फिर पैथोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है। इंसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, आज के डेट पे लोग जितना ज़्यादा अपने अपने स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं और इस बीमारियों से निदान के लिए लोग जाते हैं किसके पास? डॉक्टर के पास में। और डॉक्टर हमें कहाँ भेजते हैं? पैथ लैब में। जी हाँ, कई तरह की जांच होती है, जांच के द्वारा कई तरह की बीमारियों की जानकारी मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर हम किस आधार पर पैथ लैब का चुनाव करें, क्योंकि बहुत जगह पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा पैथ लैब हमारे लिए सही होगा, जो हमें सही जानकारी देगा, और कौन से पैथ लैब में वाकई में डॉक्टर बैठते होंगे। तो फिलहाल आज हम आए हुए हैं डॉक्टर शुक्ला पैथ लैब में, जहां पर हमारे साथ में खुद डॉक्टर संगम शुक्ला जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइडर में। सबसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पैथ लैब का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए आज की डेट पे जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको सीधे भेजते हैं, आप जाँच करा करके आइए। जाँच कराने के लिए पेशेंट इधर उधर जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या होता है उसको पहले बताइए। थैंक यू अनामिका जी, नमस्कार आपके चैनल को मेरा इंटरव्यू करने के लिए। एक्चुअली कोई भी पैथ लैब जो भी रन हो रहा है, तो वो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी जो भी चलता है, तो आम आदमी को सबसे पहले इंश्योर करना है कि वहाँ पे कोई पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं कि नहीं। आइदर वो एमडी पैथोलॉजी हो या डीएनबी पैथोलॉजी हो, चाहे डीसीपी हो, मतलब उनकी डिग्री पैथोलॉजी में है कि नहीं। तो ये सबसे पहले इंश्योर करना है कि डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं कि नहीं। कई बार होता है कि कितना लैब्स ऐसे ही चल रहा है, कोई फ्रेंचाइजी लिए हुए कहीं पे भेज रहा है, जांच जा रहा है, और वहाँ डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। राइट फ्रॉम द सैंपल कलेक्शन, ब्लड लिए टू द रिपोर्टिंग, ब्लड लिए, फिर टेस्ट किए, रिपोर्ट किए, फिर उसमें कोई इशूज़ आया। कई बार होता है कि हेमोलाइज सैंपल है, दूर से ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको फिर ये भी एस्टेब्लिश करना होता है। तो सारा प्रोसेस राइट फ्रॉम कलेक्शन टू रिपोर्टिंग, इसको इंश्योर करना होता है। तो इसलिए है कि आम आदमी को ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि वहाँ कोई पढ़े लिखे अच्छे पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं कि नहीं। इसके लिए सबसे एक और ज़रूरी सवाल शुक्ला जी कि क्या कुछ कोर्स करना पड़ता है? जैसे आपने बताया कि एक डॉक्टर का बैठना बहुत ज़रूरी है पैथ लैब में, क्योंकि जनरली जब पेशेंट जाते हैं किसी भी जांच के लिए, तो हम सिंपल अपना सैंपल देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, रिपोर्ट पूछते हैं कब तक आएगा। क्योंकि इस बात की जानकारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, कि ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। जैसा कि शुक्ला जी, संगम शुक्ला जी यहाँ पर हमेशा बैठते हैं, खुद ब खुद टेस्ट करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ों को। क्या कुछ कोर्स ज़रूरी है करना डॉक्टर साहब इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो प्राइमरी डिग्री है एमबीबीएस, जो सबसे पहले टू बी डॉक्टर तो एमबीबीएस उनको होना चाहिए। एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लोग करते हैं, आइदर एमडी करते हैं पैथोलॉजी में, चाहे डिप्लोमा करते हैं डीसीपी, चाहे डीएनबी पैथोलॉजी करते हैं। कई आदमी एमडी पैथोलॉजी हैं, डीसीपी पैथोलॉजी हैं, डीएनबी पैथोलॉजी हैं, मीन्स पैथोलॉजी में उनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और अदर्स जैसे एमडी बायोकेमिस्ट्री हैं, तो जो भी बायोकेमिकल टेस्ट है वो एमडी बायोकेमिस्ट्री भी कर सकते हैं, एमडी माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इंश्योर करना होगा कि आइदर वो एमडी पैथोलॉजी हो या एमडी बायोकेमिस्ट्री हो या एमडी माइक्रोबायोलॉजी रहें। अब उसमें अलग से ये हो जाता है कि जो एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आपको रूटीन टेस्ट के अलावा, अगर मान लीजिए किसी को गांठ है, गर्दन में गिल्ठी है, सर्वाइकल नोड्स जैसे बढ़ा हुआ है, तो अब किस कारण से है, तो ये बहुत कुछ है जो कि आप मशीन से नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग जैसे एफएनएसी बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एफएनएसी टेस्ट, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो आइदर ट्यूबरक्लोसिस के चलते हैं, या रिएक्टिव है इन्फेक्शन के चलते हैं, या ब्लड कैंसर के चलते हैं। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया आजकल काफ़ी हमारे समाज में बढ़ गया है। कई बार होता है कि पेट में कैंसर है और उसका प्रेजेंटेशन आएगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड यहाँ पे गांठ बढ़ा हुआ है। तो कई बार अंदर की बीमारी का भी प्रेजेंटेशन बाहर में मैनिफेस्टेशन होता है, तो उसको हम लोग एफएनएसी से भी जांचते हैं, फिर उसको बायोप्सी से भी कंफर्म करते हैं, और भी सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं। लेकिन ये इस तरह का जाँच भी पैथोलॉजिस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपके लैब में किस किस चीज़ों की जांच होती है? हमारे लैब में हम लोग सारे टेस्ट करते हैं। रूटीन टेस्ट तो सारा, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, लीवर डिसऑर्डर का टेस्ट हो गया, किडनी का टेस्ट हो गया, ब्लड का बेसिक हेमाटोलॉजी का जितना भी सारे टेस्ट हैं, राइट फ्रॉम सीबीसी टू द अदर हायर टेस्ट, इवन बोन मैरो एग्जामिनेशन भी हम खुद करते हैं। कई बार होता है कि किसी को खून कम बन रहा है, तीनों सेल लाइंस जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, यही 3 सेल लाइन हमारे ब्लड में होते हैं। तो किसी का डब्ल्यूबीसी या तो घटा हुआ हो या बढ़ा हुआ हो,
तो बढ़े हुए WBC को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, घटे को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। चाहे प्लेटलेट्स, कई बार प्लेटलेट को लेकर समस्या आती है आम आदमी को, तो प्लेटलेट कई बार है कि घट जाता है नॉर्मल से, तो किस कारण से घटा हुआ है, तो कई बार होता है कि कैंसर में, ल्यूकीमिया में, लिम्फोमा में, कई बार ITP में भी देखिए केवल प्लेटलेट घटेगा। तो पैनसाइटोपेनिया जो होता है उसमें तीनों सेल लाइन मीन्स हेमोग्लोबिन भी घट गया, RBC भी घट गया, प्लेटलेट भी घट गया, उसके बाद से आपको WBC भी घट गया। तो इसलिए इन सब बीमारी को रूल आउट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि या तो ये इन्फेक्शन के चलते तो नहीं है, या कई बार होता है कि एक एनीमिया होता है, खून की कमी, मैक्रोसिटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक, तो उसमें होता है कि केवल आपको क्या होगा कि सेल साइज जो होता है RBC का बढ़ जाता है और प्लेटलेट उसमें घटा हुआ आता है। तो उसमें भी कई बार पैनिक हो जाता है कि भाई प्लेटलेट घटा है तो कैसे है, क्यों है, तो उसमें फिर पैथोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है, क्योंकि मशीन तो केवल दिखाएगा कि जांच में प्लेटलेट घटा हुआ है, फिर मैनुअल प्लेटलेट देखना होगा कि कितना प्लेटलेट सही में दे रहा है, फिर सेल्स को देखना होगा, माइक्रोस्कोपी करना होगा कि कुछ उसमें गड़बड़ सेल तो नहीं है। जैसे ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास हुआ, ल्यूकीमिया में तो उसमें ब्लास्ट होता है, बड़े बड़े सेल पाए जाते हैं जो कि नॉर्मल से हट के होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा। और जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे ही WHO का भी फोकस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो जितना जल्दी आप कोई बीमारी पकड़िएगा उतना जल्दी इलाज होगा। इसमें कई बीमारियां हैं, इवन ल्यूकीमियाज या लिम्फोमा की, उसका अगर अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। देखिए डॉक्टर साहब, अभी आपने खून की बात बताई कि खून की कमी की जो है, ये खून की कमी की जो समस्या है जनरली देखा जाए तो ये लेडीज़ में ज़्यादा होती है। इसके पीछे क्या कारण होता है डॉक्टर साहब? अभी देखिए कि बहुत सारे आयरन टैबलेट्स वगैरह भी बांटे जा रहे हैं, लेडीज़ को दिए जा रहे हैं, खास करके क्यों लेडीज़ में ही ये समस्या ज़्यादा आती है? देखिए मैडम, ऐसा है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, लेडीज़ में खून की कमी इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और गवर्नमेंट का भी फोकस है, WHO का भी, यूनिसेफ का भी। IFA टैबलेट जैसे आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट्स देते हैं, राइट फ्रॉम PHC सब सेंटर टू सदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सब जगह दे रहे हैं। कारण एक तो डाइट्री, तो इवन मतलब विलेजेस में है या रिमोट, इवन वेल टू डू फैमिलीज़ में भी कई बार आयरन इंटेक प्रॉपर नहीं होता है, कई बार डिवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और दूसरा सुपर एडेड फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल लॉस भी होता है। तो इसके चलते फीमेल्स में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन। उसके अलावा कई बार जो वेजिटेरियंस हैं, शाकाहारी लोग हैं, उनमें मैक्रोसिटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पाया जाता है, जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे कि उसमें प्लेटलेट भी कम जाता है कई दफ़े। तो उसमें क्या है कि उसमें भी विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन का सप्लीमेंटेशन देते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि जनरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी तरह की जांच कराने की बात होती है तो कहते हैं कि सुबह के समय में, मतलब खाली पेट जाना ठीक रहता है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कैसा कॉन्सेप्ट है? देखिए, सुबह के समय जांच इसलिए कहते हैं कि हम लोग का बॉडी का एक सर्काडियन रिदम होता है कि सुबह में शाम में, तो सुबह एक बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ है। जैसे 9-10 बजे हम सोने गए रूटीन लिया, आजकल तो लोग लेट नाइट भी सोते हैं, लेट से उठते हैं, तो फिर हार्मोन और बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रात के बाद फिर सुबह में, तो वो डायurnal वेरिएशन होता है सुबह का और शाम का। तो इसलिए सुबह में हार्मोनल टेस्ट खासकर फास्टिंग में बेस्ट माना जाता है। प्लस रूटीन टेस्ट में जैसे ब्लड शुगर है, तो ब्लड शुगर वो फास्टिंग हुआ तो फास्टिंग में बेटर माना जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट है, तो लीवर फंक्शन आप जब अगर कुछ खाएंगे तो लीवर का एंजाइम तो एक्टिव होगा ही, तो इसलिए लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट हो। तो लिपिड प्रोफाइल है, अगर आप खाते हैं तो फिर उसका भी वो डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप खाली पेट देते हैं तो जो बेसलाइन लेवल है, जो बेसिक बायोलॉजिकल क्लॉक पे सर्काडियन रिदम में आएगा, वो आपको सही जांच आता है। तो इसलिए खासकर थायराइड का टेस्ट हुआ, लिपिड प्रोफाइल हुआ, लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ, ये सब जाँच खासकर खाली पेट देना चाहिए। बहुत सारी जानकारी हमको डॉक्टर साहब से मिले, लेकिन एक जो अहम जानकारी है जो सबके पास होनी चाहिए, जो लोग भी जांच कराने के लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पर हम पैथ लैब का चुनाव करें, क्या देख करके पैथ लैब का चुनाव करना चाहिए एक सिंपल मरीज। क्योंकि डॉक्टर साहब आज के डेट में देखिए, डॉक्टर्स ने जैसा बोला, जो बोला, हमें वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, बिकॉज वी थॉट कि हमारे लिए वो भगवान है, और फिर हम कहीं कहीं भटकते हैं, मरीज एज अ पेशेंट कई जगह पर भटकते हैं, और उनको जो कह दिया जाता है, जो रिपोर्ट दे दी जाती है, वो वही मान करके सच चलते हैं, बिकॉज दे थिंक कि दे आर जस्ट एज अ गॉड। तो आपके हिसाब से क्या देख करके पैथ लैब का चुनाव करना चाहिए? देखिए अनामिका जी, पहले भी हमने बताया कि पैथ लैब का चुनाव जो है वो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि वहाँ डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं कि नहीं। अगर डॉक्टर साहब बैठते हैं वहाँ पे, आपका कोई क्वेरी होगा तो कौन आंसर करेगा? आप कहीं भी जांच करा रहे हैं, वो कहीं जा रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, आप किससे पूछेंगे, किससे डिस्कस करेंगे?
तो अभी सबसे बड़ा समस्या ये आ गया कि इतना ज़्यादा लैब्स आ गया है, घर घर हर एक 3 घर के बाद एक लैब खोल लिए, जांच कर रहे हैं, वो जांच दे दिए, शाम में रिपोर्ट लिए चले गए। अगर आपको कुछ पूछना हो, समझना हो, तो अगर वहाँ पैथोलॉजिस्ट रहते हैं तभी आप उसको इंश्योर कर सकते हैं या आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप भी अगर उसके लिए पे कर रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि टेस्ट के बारे में पूछना या जानना, या कुछ भी डाउट होता है तो उससे क्या होगा कि एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशन भी एस्टेब्लिश होगा, प्लस आपको कुछ अगर डाउट होता है तो उसमें ही कैन ऑल्सो गाइड यू फॉर ट्रीटमेंट। इसलिए बेहतर होगा कि हमेशा वैसे ही लैब का चुनाव करें जहां इसको इंश्योर करें कि प्रॉपर पढ़े लिखे पैथोलॉजिस्ट वहाँ बैठ रहे हैं कि नहीं। बहुत सही कहा कि एक बात है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं जांच कराने के लिए तो ये ज़रूर देख लें कि वहाँ पर डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और जानकारी जो हमें मिली है कि एक रूटीन चेकअप की जिसकी हम बात करते हैं वो किस एज पर करानी शुरू कर देनी चाहिए? एक आम पब्लिक को कहते हैं कि बीमारियां आज के डेट में बहुत आसानी से दस्तक दे रही हैं, तो किस एज से एक रूटीन चेकअप किसी पब्लिक को, लड़का हो या लड़की हो, किस एज से शुरू कर देनी चाहिए और क्या क्या जाँच करानी चाहिए उसे? देखिए अनामिका जी, रूटीन चेकअप जो है इवन छोटे बच्चे का भी है, तो छोटे बच्चे का भी रूटीन चेकअप कम से कम एनुअली तो होना ही चाहिए। अब जैसे कोई पेडियाट्रिक एज ग्रुप में है तो वो पेडियाट्रिशियन से रेगुलर मिलता रहे, क्योंकि छोटे बच्चों में भी खून की कमी काफ़ी कॉमन है, जो बेसिक जांच है, तो कोई भी बीमारी उससे पहले पकड़ में आती है। तो अगर किसी का अगर पेडियाट्रिक एज ग्रुप में है तो उसके लिए जांच का अलग है, एडल्ट एज ग्रुप है तो उसके लिए जांच का अलग है। अगर 50-55 क्रॉस कर रहे हैं तो अब जैसे प्रोस्टेट की बीमारी, BHP होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, तो उसमें एक जांच PSA होता है। तो PSA एक करा लेने से इवन फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये मैंडेटरी है कि आपको रूटीन रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट भी जो है वो पूरे बॉडी का एक चेकअप बनता है। हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम है नहीं, लेकिन अब लोग कितने कॉरपोरेट्स हैं या रेडियोलॉजिकल टेस्ट है या पैथोलॉजी लैब्स है, रेडियोलॉजी सेंटर्स हैं, तो वो लोग अपना रूटीन टेस्ट के लिए और इसके लिए ये करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर एल्डरली एज ग्रुप का हो गया, फिर पेडियाट्रिक एज ग्रुप का हो गया, फिर नियोनेट्स, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन पेडियाट्रिशियन का हो गया, तो उसमें कम से कम ब्लड टेस्ट तो रूटीन टेस्ट करना है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं। लड़कों को क्या करवाना चाहिए, कौन सा टेस्ट और किस एज से? क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अटैक वगैरह की जो बीमारी होती है, हार्ट अटैक की बीमारी जो होती है, वो बता के नहीं आती है, सडन हो जाती है, तो उसके पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अगर जांच करा के रखेंगे, रूटीन चेकअप अगर किए रहेंगे तो बहुत चीज़ों की जानकारी रहेगी। तो कैसे खुद से एक पेशेंट अपने आप का, अपने शरीर का ख्याल रख सकता है इस मामले में? खुद से पेशेंट तो अपने लिए ये आजकल क्या है, आजकल इवन 30 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ जाता है, 25 साल में भी आ जाता है। तो बेसिक टेस्ट में जैसे है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप करा लें, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया है, कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से, तो वो क्या होता है कि खून की नली में वो थक्का बना देता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो उसके चलते मान लीजिए कैपिलरीज में ब्लॉकेज हो गया, जाम हो गया, तो अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए लिपिड प्रोफाइल ये सब बेसिक टेस्ट है। उसके अलावा तो अगर उस तरह का थोड़ा भी अगर आपको लगता है या अगर मोटापा है तो वो भी अपने आप में एक बीमारी है, तो इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, ये सब तो करे ही। और रूटीन टेस्ट एनुअली अगर उस एज ग्रुप में है तो साल में एक बेसिक टेस्ट जैसे TSH हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, CBC हो गया, तो उससे आपको हेमोग्लोबिन का अंदाज़ा मिल जाएगा कि कम है कि ज़्यादा है। अदर आपका WBC का क्या ये है, प्लेटलेट्स कैसा है, तो एक रूटीन पैरामीटर। LFT में है तो लीवर फंक्शन टेस्ट में सारा नहीं कराएं तो कम से कम SGPT OT करा लें, और अगर आपको पीलिया लग रही है तो बिलिरुबिन कराएं। किडनी में है तो कम से कम यूरिया क्रिएटिनिन ही एक करा लें। तो सब सिस्टम का 1-2 टेस्ट, खासकर लीवर फंक्शन टेस्ट में 2 टेस्ट करा लिए कि SGPT SGOT हो गया, यूरिया क्रिएटिनिन हो गया किडनी में, लिपिड प्रोफाइल करा लिए, थायराइड में एक TSH ही करा लिए, CBC तो कराना ही है। तो इतना सारा टेस्ट करा लेने से एक रफ आइडिया आपको होगा कि कोई पैरामीटर डिरेंज्ड है कि नहीं। तो इससे हम लोग अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सीख कर सकते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आपने बताया कि ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पर डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं पैथ लैब में। आप लोगों के लिए क्या कुछ रिस्क होता है, क्योंकि पेशेंट आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, रिस्क फैक्टर क्या कुछ रहता है? देखिए, पैथोलॉजिस्ट का रिस्क फैक्टर तो राइट फ्रॉम कलेक्शन टू रिपोर्टिंग एवरीवेयर है, और मेडिको लीगल भी है। तो हम लोग का रिस्क फैक्टर तो ऑक्यूपेशनल रिस्क है। अब मान लीजिए कि हेपेटाइटिस B का पेशेंट आया, हेपेटाइटिस C का पेशेंट आया, तो हम लोग तो किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, इसको करना है, ये मेरा एथिक्स भी बोलता है। कोई HIV पॉजिटिव भी पेशेंट आता है तो उसका अपना प्रोटोकॉल है, हम लोग किट को फॉलो करते हैं, वो स्टरलाइज करते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं प्रॉपर वे में। तो अपना प्रोटेक्शन भी लेना है, लेकिन पेशेंट्स को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी पेशेंट हैं उनको, अगर पॉजिटिव पेशेंट हैं, सीरो पॉजिटिव हैं, तो उसके लिए हम लोग को प्रिकॉशंस लेना है कि उनका जांच कैसे अच्छे तरीके से करना है।
पर्सनल रिस्क तो राइट फ्रॉम द कलेक्शन, अगर नीडल स्टिक इंजरी ही हो जाता है तो उसको, अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी है तो सामने वाला का सीरोलॉजिकल पैरामीटर एटलीस्ट HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी करा लेना चाहिए और तुरंत चिकित्सक को प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में खबर करना चाहिए। उसके लिए सेंटर्स बने हुए हैं, ICTC है, VCTC है, तो वहाँ पे खबर करें कि अगर नीडल स्टिक है तो आप या तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को खबर करें। तो इसके पहले एटलीस्ट सामने वाला का ब्लड का तीनों सीरोलॉजिकल पैरामीटर करा लेना है, सो दैट प्रिकॉशन लिया जा सके प्रॉपर समय पे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी हमें लगता है कि इस छोटे से इंटरव्यू में आप लोगों को पता चली होगी, लेकिन एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, जो प्रॉपर, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो जांच कराने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और कई जांच ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो कभी कोई गरीब पेशेंट भी होते हैं जो नहीं दे सकते, तो उनके लिए क्या कुछ सहायता आपकी तरफ से मिलती है? देखिए, गरीब पेशेंट जो आते हैं ऑलरेडी हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम अब लैब में रहते ही हैं और ऑलरेडी बोला हुआ रहता है। अगर कोई गरीब पेशेंट आता है, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही आया या बोन मैरो कराने आया, FNAC कराने आया या इवन टेस्ट भी कराने आया, तो हम लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं, इवन फ्री टेस्ट भी करते हैं। अब अगर कोई कैंसर का मरीज हो और बोन मैरो के बिना वो नेग्लेक्टेड हो या मर जाए या उसका डायग्नोसिस नहीं पता चले, तो ये हम लोग को भी अपना भी एक जिम्मेवारी बनता है, एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे। तो उनका बोन मैरो एग्जामिनेशन हुआ या FNAC हुआ, जो भी टेस्ट है, तो वो हम लोग अगर वैसा रहा कि एकदम ही पैसा नहीं दे सकता है, तो वो पैसे के चलते उसका जांच नहीं रोकते हैं, उसका जांच करते हैं और उसमें हम लोग को खुशी मिलती है कि एटलीस्ट आई हैव हेल्प्ड ए पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये भी है कि अपनी एथिक्स भी एक होती है कि भाई अगर कोई गरीब पेशेंट भी यहाँ पर पहुँचता है, शुक्ला लैब में पहुँचता है, तो उसे पैसे की वजह से वापस नहीं जाना पड़ता, उसका इलाज हो जाता है फ्री में, अगर वैसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ख़ास है, ख़ास करके डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगर आपके भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई इस तरह की बीमारी है, तो आप भी यहाँ आकर के जांच करा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।